हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सारंग विला में मृत्युंजय के शव के सामने ये कहने पर कि विप्लो को 2 हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया है, रचना बुरी तरीके से विप्लो को घूरने लगती है। रचना की जानलेवा नज़रों को खुद पर महसूस कर विप्लो जल्दी से बोला, मॉम। रचना विप्लो की बात को बीच में काट कर बोली, चुप, तुम्हारे कांड है कि कभी खत्म होने के नाम ही नहीं लेते और तुम आकर आंसू बहाते हो कि हम तुम्हें डांटते रहते हैं। तुम्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती। तुम्हें क्यों 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड किया गया है? पीताम्बर रचना को विप्लो के ऊपर के चिल्लाता हुआ देखकर बोले, रचना वो। ये कहते कहते पीताम्बर चुप हो जाते हैं, क्योंकि रचना उन्हें बुरी तरीके से आंखें दिखा रही थी कि रचना पीताम्बर को आंखें दिखाते हुए बोले, आप है जिसने इस लड़के को हर बार बिगड़ने का मौका दिया, लेकिन अब अपना मुंह बंद करके रहे। सावित्री जी रचना की बात पर नाराजगी से बोली, रचना तुम इस तरीके से मेरे बेटे से कैसे बात कर सकती हो? रचना शांत आवाज में बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है माँ उनसे इस तरीके से बात करने में, लेकिन आप देख रही हो ना, ये गलत का साथ दे रहे हैं। विप्लो बड़ा हो रहा है, उसे थोड़ा समझदार और मैच्योर होना चाहिए, ना कि उनकी तरफ बच्चा। रचना की बात सुन पीताम्बर थोड़ी नाराजगी से बोले, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो ऑलरेडी मैं 24 साल का था और वो तुम थी जो मेरी खूबसूरत पर मर मिटी थी। वैशाली पीताम्बर की बात पर बोली, काका पापा, इसका मतलब है आपका और काकी सासू की शादी लव मैरिज थी? राजेंद्र जी वैशाली की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही, और पहली मुलाकात में पीताम्बर जेल के चक्कर काट के आया था। महक क्यूरियोसिटी से बोली, जेल के चक्कर, लेकिन ये कैसे? विप्लो आंखें टिमटिमाते हुए अदिति, वैशाली और महक को देखते हुए बोला, मैंने एक बात नहीं बताई क्या? वैशाली विप्लो की बात पर बोली, तुमने हम लोगों को कुछ भी नहीं बताई, तो बताओ क्या बताने वाले थे? तो हम लोगन को। वैशाली की बात पर विप्लो अपने दांत चमकाकर बोला, मॉम ने डैड को अरेस्ट किया था। रचना अपना हाथ टेबल पर मारते हुए विप्लो से बोली, मेरी बुराई करना बंद करो और तुम ये बताओ कि तुम्हें 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड क्यों किया गया है? वैशाली रचना की तरफ देखते हुए बोली, काकी सासू, आप बीच में काहे बोल रही हो? हमको बताओ, आपने काहे काका पापा को गिरफ्तार किया था? मृत्युंजय वैशाली के एक्साइटमेंट को देखते हुए बोला, अपनी एक्साइटमेंट को नाक कढ़ाई में डालकर छौंका लगा दो, क्योंकि मेरी चाची सिविल इंस्पेक्टर थी। वैशाली आंखें बड़ी कर रचना की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप पुलिस इंस्पेक्टर थी? रचना गहरी सांस लेकर बोली, शादी के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी हाउसवाइफ हूँ। वैशाली रचना की बात सुन धीरे से बोली, इसलिए एकदम हिटलर के जैसी है चुड़ैल चाची। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, ज़्यादा बुराई करना बंद करो। जिस पर वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, समझ में आई बात? हम तारीफ़ कर रहे थे, और ये कौन सा तरीका होता है तारीफ़ करने का? यहाँ पर चुड़ैल कौन है, हिटलर कौन है, बताओ जरा? अमृत ने वैशाली की बात पर कहा। ये सुन वैशाली अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम ना हमको कोचका मत करो, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अमृत कन्फ्यूजन होकर बोला, क्या मत किया करूं? वैशाली अमृत को पोक करते हुए बोली, कोचका मत करो। अमृत मुंह बनाते हुए बोला, तुम और तुम्हारे लैंग्वेज दोनों अटपटे हैं। ये सुन वैशाली नीचे से अमृत के पैर पर लात मारते हुए बोली, तुम्हारी लैंग्वेज बढ़िया है ना, उतने में खुश काहे नहीं रहते हो तुम? अमृत चिल्लाता उससे पहले ही वैशाली उसके मुंह में पराठा डाल देती है, जिस कारण उसकी चीख मुंह में ही रह जाती है। अमृत अपने पराठे को मजबूती से चबाते हुए वैशाली को घूरने लगता है। वैशाली उसे इग्नोर करके अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। वहीं रचना की नज़र फिर से विप्लो पर शिफ्ट हो गई थी। विप्लो लगभग रोते हुए बोला, मॉम, मेरा एक लड़के से झगड़ा हो गया था। वैदिक विप्लो के कान में धीरे से बोला, ज़्यादा सच मत बोलना, वरना ओगी एंड कॉकरोच की तरह ढाकी टिक्की हो जाएगी तुम्हारी।
विप्लव वैदिक की बात पर बोला, अगर सारी सच्चाई अभी नहीं बताई तो मेरी माँ मुझे बहुत बड़ा लेक्चर देगी। वैदिक कुछ कहता उससे पहले ही रचना विप्लव को देखते हुए बोली, तुम्हारा बाप एमएलए है जो तुम सबको एटीट्यूड दिखाते रहते हो? एक बात बताओ, लास्ट टाइम तुमने स्पोर्ट्स कार कब चलाई थी? विप्लव रचना के तानों पर धीरे से बोला, मॉम। रचना विप्लव की बात को बीच में काट कर बोला, जितना पूछा उसका जवाब दो। विप्लव रचना की बात पर छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने एक नई स्पोर्ट्स बाइक ऑर्डर की है, आई थिंक आज डिलीवरी हो जाएगा। रचना विप्लव की बात सुनने से बुरी तरीके से घूरने लगती है, जिस पर विप्लव सैंडविच मुंह में दबाकर वहां से जाते हुए कहता है, मॉम मैं आपको रात को मिलता हूँ। रचना कुर्सी से खड़ी हो विप्लव के पीछे आते हुए बोली, विप्लव नाटक बिल्कुल मत करो, रुको, तुम क्यों झगड़ा हुए हैं बताओ मुझे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नई बाइक ऑर्डर करने की? तुम्हारे फैमिली बिजनेस में पेट्रोल पंप का धंधा नहीं आता है? विप्लव रचना की बात पर भागते हुए बोला, मेरे पीछे मत आओ मॉम, आप थक जाओगी, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। रचना एंट्रेंस पर खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोली, सांडे का तेल लगाकर अपने पीठ पर तुम्हारी अच्छे से कुटाई करूंगी मैं, यूं ही नहीं जाने दूंगी, बहुत बिगड़ गए हो तुम। विप्लव कार यूटर्न लेकर जाते हुए बोला, बाय मॉम, रात को मिलते हैं। रचना चिल्लाते हुए बोली, वॉलेट पकड़ा है कि नहीं ये लड़का? इतना कहते हुए रचना एक राहत की गहरी सांस लेकर अंदर आ जाती। पीताम्बर रचना की तरफ देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कर बोले, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा, तुम बस चिल्लाना मत उस पर, और पंडित जी को बुला दो। रचना पीताम्बर की बात पर अपना सिर हिलाती है कि मृत्युंजय विकल्प की तरफ देखते हुए कहता है कि फ्लाइट की टिकट बुक की या फिर नहीं? विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक कर दिया। वैशाली मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, हमने भी कहा था कि हमको भी जाना है लखनऊ, हमको इग्नोर मत करना, बता रहे हैं, वरना हम दीदी को भी नहीं जाने देंगे। मृत्युंजय वैशाली की बात सुनकर बोला, मैं तुम्हें दहेज में लेकर नहीं आया हूँ, जो मैं जहाँ अपनी बीबी के साथ जाऊँगा तुम्हें लेकर जाऊँगा। मैं वैशाली के कुछ कहने से पहले ही मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, जाने दीजिए ना, अमृत भैया भी वैशाली को कहीं लेकर नहीं जाते, आप तो ऑफिस में रहोगे, मैं वैशाली और अमृत भैया लखनऊ घूम लेंगे, और वैसे भी वहाँ पर लुल्लू मॉल बहुत फेमस है। मृत्युंजय महक को तिरछी नज़र से घूरने के बाद वैशाली को देखता है, जिसके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। मृत्युंजय भी मुस्कुराते हुए अमृत की तरफ देख कर बोला, अमृत जाओ सामान पैक कर लो, हम अभी निकल रहे हैं। मृत्युंजय के मुस्कान को देखकर वैशाली धीरे से बोले, इनकी मुस्कान देखकर हमको ऐसे काहे लग रहा है जैसे दाल में कुछ काला है, या फिर ये पूरा रायता ही काला करना चाहते हैं। वैशाली को खोया हुआ देखकर मृत्युंजय बोला, क्या हुआ वैशाली, क्या तुम नहीं जाना चाहती? वैशाली खड़े होते हुए बोली, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हम जा रहे हैं पैकिंग करने। इतना कहकर वैशाली खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय अपना फ़ोन निकाल कर मैसेज करता है तो अमृत का मैसेज टोन बजता है। अमृत एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद अमृत फ़ोन निकालता है और उसमें लिखा मैसेज को पढ़ने लगता है, और पढ़ने के बाद मृत्युंजय को घूरने लगता है, जिस पर मृत्युंजय आंखें छोटी कर अमृत को घूरने के बाद फिर से मैसेज करता है। मैसेज टोन की आवाज़ पर अमृत फिर से फ़ोन की तरफ देखता है और गहरी सांस लेकर मृत्युंजय को थम्स अप के इमोजी के साथ ओके कह देता है। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान लिए अमृत को देखने के बाद रचना की तरफ देखते हुए बोला, चाची हम एक हफ्ते में लखनऊ से वापस आ जाएंगे, आप शादी के डेट निकलवा कर रखिए, और ख्याल रहे कि डेट दिवाली के बाद की हो। रचना मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, आराम से जाना और महक का ख्याल रखना। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है और कमरे की तरफ चला जाता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम में निकल जाते हैं। इधर महक सामान पैक करते हुए
मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आप एक बात बताओ, हम वहाँ पर घर में रहेंगे या फिर होटल में? मृत्युंजय महक की बात पर बोला, हम ओपनिंग पर जा रहे हैं महक कंफ्यूज होकर बोली, ओपनिंग? लेकिन विकल्प भैया तो बता रहे थे कि कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है और टेंडर निकलवाने वाले हैं। मृत्युंजय पलटकर महक को देख उसके करीब आकर बोला, मैंने एक नया फार्म हाउस लिया है जहाँ पर हम दोनों रहने वाले हैं और तुम्हारे हाथों से मेरे फार्म हाउस की ओपनिंग होगी। महक आंखें बड़ी करके मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपने फार्म हाउस लिया है? मृत्युंजय महक के होठों पर हल्का सा छूकर बोला, तुम्हारे नाम पर है, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। इतना कहकर मृत्युंजय अपने लैपटॉप को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। महक जाते हुए मृत्युंजय को देख गहरी सांस लेकर एक छोटे से सूटकेस बैग में सामान भरकर बैग पैक कर लेती है। तभी रचना अंदर जाकर महक के बाजू में ताबीज़ पहनाते हुए बोली, आराम से जाना और जय का ख्याल रखना। महक रचना की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, चाची मुझे आपसे कुछ कहना था। रचना महक की आंखों में देखते हुए बोली, तुम परेशान मत हो महक, अदिति को कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम आराम से जाओ और आराम से आना। महक रचना की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सो मच चाची, अदिति को समझने के लिए। रचना महक की बात पर अपना सिर हिला देती है और महक के माथे को चूमकर कमरे से बाहर चली जाती है। महक अपने माथे को छूकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और बैग लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। महक जब कमरे से बाहर नीचे आती है तब वैशाली पहले ही अपना बैग रेडी करके अमृत के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। मृत्युंजय वैशाली के एक्साइटमेंट को देखते हुए बोला, वैशाली अपने सारे कार्ड कपड़े है ना तुमने? क्योंकि अगर वहाँ कहीं गुम हो गई तो मैं तुम्हें बला टली सोच कर नहीं ढूंढने वाला। विकल्प मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ब्रो, आप भले गुम हो जाना लेकिन वैशाली को भेज देना। वैशाली मुट्ठी बनाकर विकल्प के साथ चेयर अप करते हुए बोली, मैं इस घर में ज़्यादा अहमियत रखती हूँ। मृत्युंजय बारी बारी उन लोगों को घूरने के बाद अमृत की तरफ देखते हुए बोला, अपनी बीवी को उठा कर ले जाओ यहाँ से। ये सुन महक मृत्युंजय को देखते हुए बोली, हम साथ में निकलने वाले हैं ना एयरपोर्ट के लिए। महक के बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हो हम साथ में निकलने वाले हैं लेकिन गाड़ी अलग होगी। वैशाली महक के हाथ को पकड़कर मृत्युंजय से बोली, तो ठीक है ना, आप जाओ, हमारे पति के साथ हम जा रहे हैं, दीदी के साथ जाना हो तो एयरपोर्ट ही है ना, सबके साथ में। मृत्युंजय खिसियानी मुस्कान के साथ वैशाली को महक से दूर करके महक के हाथ को पकड़कर बोला, लेकिन हस्बैंड वाइफ साथ में कहीं जाते हैं तो अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तुम जाओ अपने पति के साथ, मैं जा रहा हूँ अपने पति के साथ। वैशाली कुछ कहते उससे पहले ही अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर बोला, वैशाली तुम्हें मेरे साथ जाने में कोई दिक्कत है क्या? अगर ऐसा है तो मैं नहीं जा रहा। अमृत की बात पर वैशाली उसको घूरते हुए बोली, तुमको काहे मिर्ची लग रही है? रहेंगे तो तुम्हारे साथ कमरे में ना। अमृत मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, चलो निकलते हैं। मृत्युंजय अमृत की बात सुन अपना सिर हिला देता है और महक के हाथ को पकड़े बाहर आ जाता है। सर्वेंट पहले से ही उनके सूटकेस को गाड़ी के डिक्की में रख चुके थे। मृत्युंजय महक के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल उसके साथ में ही बैठ जाता है और दूसरी गाड़ी में अमृत और वैशाली बैठ जाते हैं और आगे पीछे एक एक बॉडीगार्ड की गाड़ी के साथ उनकी गाड़ी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। छत्रपति शिवाजी गाड़ी एयरपोर्ट आकर रुकती है। वैशाली गाड़ी से बाहर आती है तो अमृत उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिस पर वैशाली अमृत को देखते हुए कहती है, तुमको क्या हो गया? हम घूमेंगे नहीं। अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है चलो टिकट चेक करवाते हैं। जिस पर वैशाली इधर उधर देखते हुए बोली, महक दीदी कहाँ है? वो बागर बिल्ला बड़का भैया कहाँ लेकर चला गया दूसरी हमारी दीदी को? अमृत वैशाली के हाथ को पकड़े टिकट काउंटर की तरफ जाते हुए बोला, वैशाली इधर उधर देखना बंद करो, चलो
वैशाली अमृत के साथ साथ चलते हुए बोली, हमको दोनों कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अमृत टिकट चेक करवा अंदर जाते हुए बोला, क्योंकि वो लोग हेलीपैड से जेट में निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। वैशाली रुककर अमृत को घूरते हुए बोली, तो तुम हमको का भजन कीर्तन पर लेकर जा रहे हो? हमको नहीं जाना कहीं। अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर बोला, हम बनारस जा रहे हैं, नाराज़ होना बंद करो। वैशाली अमृत को बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, हमको महक दीदी के साथ घूमना था, तुमने हमको बुद्धू बनाया। हमको पहले से पता था वो नीली आंखों वाला बागर बिल्ला कुछ न कुछ गेम प्लान कर रहा है और ससुरे ने हमको साइड कर दिया। अगर साथ में लेकर जाता तो हम उसके मुंह से निवाला छीनकर खा जाते। अमृत वैशाली की कड़वी बातों पर गहरी सांस लेकर बोला, वैशाली हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए हैं, चलो साथ में चलते हैं। हमको नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं, हमको महक दीदी के साथ जाना था। तुम्हारी शक्ल देख देख कर हम बोर हो चुके हैं। वैशाली ने अमृत को घूरते हुए कहा। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, शट अप, बहुत बकवास करती हो तुम। क्या करोगे उन लोगों के साथ जाकर? मैं कह रहा हूँ ना, हम साथ में चल रहे हैं। वैशाली मुंह फुलाते हुए बोले, हमको तुमसे नहीं बात करनी, हम मामा से जाकर कहेंगे तुम हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुमको अगर इस बार हमने काशी विश्वनाथ की घाट में ना डुबा कर निकाला तो हमारा नाम भी वैशाली मिश्रा नहीं। अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, साथ में डुबकी लगाएंगे, अब नाराज़गी छोड़ो, चलो। इतना कहकर अमृत वैशाली को खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाता है। इधर महक सो रही थी, क्योंकि मृत्युंजय की मौजूदगी और ट्रैवल करते करते उसे हमेशा नींद आ जाती थी। मृत्युंजय अपने लैपटॉप में काम करते हुए महक को एक नज़र देख हल्का सा झुककर उसके होठों पर चूमने के बाद फिर से काम करने लगता है। इधर विकल्प ऑफिस के लिए निकल चुका था। उसकी गाड़ी आकर ट्रैफिक सिग्नल के सामने रुकती है। विकल्प इधर उधर देखते हुए स्टीयरिंग पर उंगलियों से टाइप करते हुए गाना गुनगुना रहा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। ये कहते हुए विकल्प की नज़र अपने बगल में आकर रुकी स्पोर्ट्स बाइक पर जाती है, जिसमें एक लड़की मिनी बैग के साथ अपने सिर में हेलमेट लगाए ग्रीन लाइट होने का वेट कर रही थी। विकल्प एक नज़र से देखने के बाद मिरर नीचे करते हुए उसे लड़की से बोला, एक्सक्यूज़ मी। वो लड़की अपना सिर घुमाकर विकल्प को देखते हुए बोली, यश। विकल्प उसके बनी शेप के हेलमेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपने ये हेलमेट कहाँ से प्रिपेयर किया है? मुझे चाहिए था। विकल्प की बात सुनो लड़की अपना हेलमेट निकालकर विकल्प की तरफ बढ़ाकर बोली, आप रख सकते हो। विकल्प, नहीं, मैं अपना सिर हिलाकर बोला, एक्चुअली मुझे मेरे इस भाई के लिए चाहिए था और वो यूज चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। विकल्प की बात पर वो लड़की हेलमेट अपने बाइक के टंकी से टिक कर विकल्प को देखते हुए बोली, और इसे मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए था। विकल्प ज़्यादा बात को इधर उधर ना करते हुए बोला, आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस तरीके का हेलमेट कहाँ मिलेगा? मुझे काफ़ी पसंद आया। वो लड़की हेलमेट फिर से पहनते हुए बोली, कवर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, बाकी हेलमेट आपको दुकान से मिल जाएंगे। विकल्प अपना सिर हिला देता है, तभी सिग्नल की क्लियर हो जाती है, जिस पर विकल्प उस लड़की को देखते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है और अचानक ब्रेक मारता है, क्योंकि उसकी गाड़ी के आगे वाली स्कूटी को गलती से उसने ठोक दिया था। विकल्प जल्दी से अपनी कार साइड में जाकर उस लड़की को स्कूटी को उठाते हुए बोला, सॉरी, मैं देख नहीं पाया। अंधे लोग देखते नहीं हैं, वर्षा ने अपनी बातों को लगभग चबाते हुए कहा। विकल्प वर्षा को अपने सामने देखकर आंखों में चमक लिए बोला, यार तुम कोई भूत हो क्या? मतलब कभी भी मिल जाती हो और कभी भी गायब हो जाती हो। शादी के बाद ऐसा नहीं चलेगा, सुहाग रात के दिन तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तभी वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आ जाता है और
विकल्प और वर्षा की तरफ देखते हुए कहता है, आप दोनों को क्या दिक्कत है? ट्रैफिक बढ़ाना है क्या? विकल्प कुछ कहता उससे पहले ही वर्षा पुलिस से बोली, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर रहीश ज़्यादा नींद में उड़ते हुए गाड़ी चला रहे हैं, जिस कारण इन्हें आमने सामने के लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। विकल्प इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर मैं तो नॉर्मली गाड़ी चला रहा था, शायद मैडम भूल गई थी कि ट्रैफिक सिग्नल क्लियर हो चुकी है। वर्षा विकल्प को घूरते हुए इंस्पेक्टर से बोली, ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुहाग रात की रात में गायब न हो जाऊं, क्योंकि इन्हें मुझ में इनकी स्वर्गवासी बीवी नज़र आती है। वर्षा की बात पर विकल्प इंस्पेक्टर से जल्दी से बोला, नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं खुद 24 साल का होने वाला हूँ। वर्षा अपनी स्कूटी में बैठते हुए ट्रैफिक पुलिस से बोली, मेरी कोई गलती नहीं है, इन्होंने मेरी स्कूटी बर्बाद करी और ऊपर से मुझे फ्लर्ट कर रहे हैं। आपको तो जो भी करना है इनके साथ कीजिए। विकल्प वर्षा के पीछे आते हुए बोला, वर्षा। ट्रैफिक पुलिस विकल्प के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कहाँ जा रहे हो जनाब जी? विकल्प सिर घुमाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, चालान काटनी है तो काट लो, बाकी मेरे पेपर बिल्कुल सही हैं और मैंने जानबूझकर उस लड़की की गाड़ी नहीं ठोकी। इंस्पेक्टर अपना सिर हिलाते हुए बोले, जवानी के दिनों में खूबसूरत लड़कियां देखकर बैलेंस बिगड़ जाता है, चलो गाड़ी के पेपर निकालो। विकल्प गाड़ी के पेपर से निकालकर इंस्पेक्टर के सामने रखते हुए बोले, ऐसा लगता है जैसे आपने भी प्यार किया था, बहुत एक्सपीरियंस वाले लगते हो। विकल्प की बात पर इंस्पेक्टर अपना सिर हिलाते हुए उसके पेपर को चेक करते हुए बोले, हाँ, लेकिन जिससे प्यार किया था उसकी शादी किसी और से हो गई और मैं ट्रैफिक पुलिस बन गया। विकल्प छोटा सा मुंह बनाकर बोला, ये कैसी बात हुई? ब्रेकअप के बाद कोई ट्रैफिक पुलिस बनता है क्या? इंस्पेक्टर पेपर चेक करने के बाद विकल्प को वापस करते हुए बोले, सारे पेपर बिल्कुल सही हैं, जाओ, अगर वो लड़की कहीं नज़र आए ना तो प्रपोज कर देना, कहीं हाथ से निकल गई तो। विकल्प इंस्पेक्टर की बात पर बोला, मेरे पास उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है, मैं उसके घर चला जाऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लव स्टोरी सेट है। इतना कहकर विकल्प अपनी कार में बैठकर इंस्पेक्टर को बाय कहते हुए वहां से चला जाता है। विप्लव के गाड़ी में बैठते ही गन शॉट के साथ इंस्पेक्टर के कंधे को बुलेट लगते इंस्पेक्टर वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। बाकी उनके साथी जाकर इधर उधर चेक करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। विकल्प गाड़ी के मिरर ऑफ होने के कारण वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। इधर मित्तल मेंशन में शौर्य रौनक के साथ मेन हॉल में बैठा हुआ था और कशिश बुरी तरीके से शौर्य को घूरे जा रहा था। नित्या किचन से बाहर आते हुए कशिश से बोली, भाई आप शौर्य को घूर कर क्यों डरा रहे हो? मीरा नित्या के साथ साथ नाश्ते की ट्रे लिए पीछे आते हुए बोली, उनकी आदत है। जिस पर कशिश मीरा को घूर कर बोला, तुम्हें बहुत पता है मेरी आदतें। मीरा अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, बीवी मैं हूं ना, इसलिए मुझे बेहतर तरीके से पता है आपकी आदतें। कशिश मीरा की बातों को इग्नोर करके रौनक की तरफ देखते हुए बोला, और तुम्हारा भाई दोस्ती करने आया था या आशिकी झाड़ने? शौर्य कशिश की बात सुनकर बोला, भाई को बीच में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम दोनों के बीच है वो मेरे और नित्या के बीच है। भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नित्या कॉफ़ी का मग शौर्य की तरफ बढ़ाने के बाद कशिश की तरफ एक कॉफ़ी का मग बढ़ाकर बोली, अब उन्हें घूरना बंद करो और जल्दी से पंडित जी को बुलाकर हम दोनों की सगाई की डेट फिक्स करो। कशिश नित्या की बात पर उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, पहले लड़के के बारे में ठीक से तो पता तो लगने दो। ये सुन मीरा कशिश को देखते हुए बोली, अरे शौर्य को हम बहुत पहले से जानते हैं और रौनक का भाई है। अच्छा है। कशिश मीरा की बात सुनकर बोला, मैं रौनक को जानता हूँ, उसके भाई को नहीं। रौनक कशिश के गुस्से को जानते हुए शांत आवाज़ में बोला, बॉस, शौर्य और नित्या मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्हें फ्यूचर में क्या करना है इसकी जिम्मेदारी हम उन पर ही छोड़
दे तो बेहतर है। रौनक की बात पर कशिश शौर्य को घूरते हुए बोला, नित्या मेरी जान है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी बहन को तकलीफ़ हुई तो तुम्हें कहाँ कहाँ से तकलीफ़ होगी मुझे नहीं पता शौर्य। नित्या कशिश के गर्म मिजाज को देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, भाई आप शौर्य को डरा कर भगा दोगे। कशिश नित्या के बात पर अपना सिर हिलाते हुए शौर्य को देख कर बोला, अपने करियर पर ध्यान दो, बाकी तुम दोनों की शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। शौर्य कशिश की बात पर अपना सिर हिला मुस्कुराते हुए नित्या की तरफ देखता है तो नित्या भी मुस्कुरा देती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।